टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल कार्यक्रम लेट्स डिकोड में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक आज डिकोड करूंगा हुमायूं कबीर और एआईएमआईएम की जो गठबंधन हुई है इससे पैदा हुए सियासी समीकरण को लेकर। क्या ये सियासी समीकरण ममता बनर्जी के लिए डेंट करेगा या फिर बंगाल के अंदर जो ये सियासी समीकरण है इसका उतना असर नहीं होगा। आपको याद हो तो हुमायूं कबीर चर्चा में तब आए थे जब उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने का जिक्र किया था। इसी कारण से उपजे विवाद को लेकर उनको टीएमसी से निलंबित कर दिया गया था और उसके बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई थी जिसका पहले नाम उन्होंने जनता उन्नयन पार्टी रखा और बाद में उन्होंने ये उसके आगे जो है वो जोड़ दिया और अब वो AJUP बन गई है, यानी कि आम जनता उन्नयन पार्टी। उन्होंने 22 दिसंबर को अपनी नई पार्टी का ऐलान भी किया था। बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी पहुंचे थे। बड़ी पार्टी जो उनकी लॉन्च हुई थी उसमें मंच पे तकरीबन 200 से 250 लोग मौजूद थे और लाखों की संख्या में जो कार्यकर्ता थे वो वहां पर पहुंचे थे। उस दिन ये कयास लगाया जा रहा था कि बंगाल की सियासत में तीसरे फ्रंट को लेकर वो लगातार जो कोशिशें हैं वो कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तमाम नेताओं से उनकी मुलाकात और बातचीत की तस्वीरें भी निकल के सामने आई। सबसे पहला नाम जो बार बार ले रहे थे वो थे असदुद्दीन ओवैसी का। वो कह रहे थे कि एआईएमआईएम के साथ उनका अलायंस हो सकता है और वो उनके नेचुरल पार्टनर, यानी कि एक तरीके से हम कहें तो समान विचारधारा वाले पार्टनर बन सकते हैं। यही कारण है कि चाहे एआईएम के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं इमरान सोलंकी उनके साथ बातचीत हो या फिर दिल्ली में बैठे ओवैसी के पार्टी के तमाम बड़े लोग, उन सबसे लगातार हुमायूं कबीर संपर्क में थे। यही नहीं, उन्होंने कोशिश भी की थी कि कई और पार्टियों को अपने साथ लेकर आएं। यहां तक की बात लेफ्ट और कांग्रेस तक गई थी कि उन दोनों के साथ में भी गठबंधन किया जाए, लेकिन जो गठबंधन की मियाद है वो पूरी हो जाती है और आज दिल्ली से जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो कल रात में कोलकाता पहुंचते हैं। हुमायूं कबीर उनका स्वागत करते हैं और आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो मंच साझा करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारी बातें जो हैं वो करते हुए नजर आते हैं। सबसे बड़ी बात गठबंधन को लेकर अलायंस की आज औपचारिक घोषणा हो जाती है और हुमायूं कबीर अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके सिंबल का भी ऐलान करते हैं। विसल यानी कि सीटी जो है वो हुमायूं कबीर का सिंबल है और हुमायूं कबीर बताते हैं कि इसी सीटी के जरिए वो विपक्षियों की जो बिगुल है वो बजा देंगे और इसी सीटी को बजाकर वो विपक्षियों को खदेड़ेंगे। यही नहीं, आज जब असदुद्दीन ओवैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे तो कई सारी बातों का जिक्र आया। असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि बंगाल को एक नया माइनॉरिटी लीडर चाहिए। ममता बनर्जी ने हमेशा मुसलमानों को ठगा है और इस बार कोई नया चेहरा, कोई नया पॉलिटिकल लीडर की तलाश में पश्चिम बंगाल के लोग हैं। आपको याद हो तो 27% जो आबादी है पश्चिम बंगाल के अंदर वो मुस्लिम समुदाय की है और 70 से 77 सीटें जो हैं उस पे मुस्लिम समुदाय के लोगों का काफी ज्यादा जो है वोट के मामले में अगर हम बात करें तो होल्ड रहता है और जहां पर ये वोट स्विंग करता है ये 70 सीटें जो हैं वो उस पार्टी को मिलती है। हमने शुरू में देखा था किस तरीके से लेफ्ट को एक तरफा पहले वोट मिला करता था, लेकिन जब से टीएमसी सत्ता में आई थी एक मुश्त जो वोट है 90% जो वोट है वो टीएमसी की तरफ मुस्लिम समाज का जाता था और यही कारण है कि जो ममता बनर्जी हैं वो बेहद कंफर्टेबली सरकार बनाती थी और हमने देखा कि उनकी जो कैबिनेट है उसमें भी और उनके जो पूरी टीम है उसके अंदर भी काफी चेहरों को मुस्लिम समुदाय के वो शामिल करती थी। लेकिन हुमायूं कबीर के पार्टी से निलंबन होने के बाद और जिस तरीके से ये जो नया फ्रंट तैयार किया है हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी ने, इससे कई सारे सवाल पैदा होते हैं। सवाल पहला ये कि क्या ये गठबंधन जो है ये बंगाल की सियासत में एक नया जो समीकरण है राजनीति का वो साबित होगा और क्या इससे ममता बनर्जी को नुकसान होगा? तो जवाब ये है कि बिल्कुल होगा, क्योंकि आप अगर नॉर्थ बंगाल की सीटों को देखें या फिर मुर्शिदाबाद, मालदा, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर 24 परगना, इन तमाम सीटों पे देखें तो जो मुस्लिम वोट बैंक है उसका ज्यादा होल्ड रहता है और हुमायूं कबीर जो चेहरा है वो लोकली पसंद किए जाते हैं। यही कारण है कि साल 2016 के चुनाव में भी वो जब इंडिपेंडेंट रेजिनगर से फाइट किए थे तो वो
जीते थे। उसके बाद वो जो है वो फिर दूसरे चुनाव में साल 2022 के चुनाव में बताया जाता है कि वो फिर भरतपुर में आ गए थे, टीएमसी में आ गए थे और फिर उन्होंने भरतपुर से कॉन्टेस्ट किया था और वहां से भी वो चुनाव जीते थे। इस बार हुमायूं कबीर 2 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। रेजीनगर, जो कि उनका मकान भी है, उनका घर भी है, वहां से वो चुनाव लड़ेंगे और दूसरा नौदा से चुनाव लड़ेंगे। बेलडंगा, जहां पर बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई थी, वहां से कयास लगाया जा रहा था कि हुमायूं कबीर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन बेलडंगा से उन्होंने अपने करीबी उम्मीदवार, जो करीबी व्यक्ति हैं, उनको उतारा है ताकि ये जो सीट है वो भी कंफर्टेबली वो निकाल पाए। 3 सीटें ऐसी हैं वहां पे जिनके ऊपर हुमायूं कबीर मानते हैं कि वो उनकी और उनकी परिवार की सीट है, जो बेहद ही कंफर्टेबली निकलेगी और उसमें कोई दो राय नहीं है। रेजीनगर में हुमायूं कबीर का अच्छा होल्ड है और नौदा में भी हुमायूं कबीर काफी ज्यादा दौरा कर रहे हैं। आज शाम की जो मीटिंग होने वाली है उनके स्टेट की, उसके बाद वो बाकी के जो उम्मीदवार हैं उसका ऐलान कर देंगे। 182 सीटों पर हुमायूं कबीर की जो पार्टी है एजेयूपी, वो चुनाव लड़ेगी और 10 सीटों के ऊपर जो अज़दीन ओवैसी हैं उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। यानी कि टोटल 192 सीटों के ऊपर ये जो पूरा नया राजनीतिक समीकरण तैयार हुआ है, ये जो पूरा गठबंधन तैयार हुआ है, ये चुनाव लड़ेगा। अब इन 192 सीटों में से कितनी सीटें इनकी आती हैं, कितनी सीटें ये जीतते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि लोग जो है वो एक नए विपक्ष में, या फिर आप समझिए एक नए चेहरे की जो तलाश है मुस्लिम समुदाय में, वो देखना चाहते हैं। और यही कारण है कि लोगों ने इस बार एक तरीके से हम कहें तो पसंद भी हुमायूं कबीर और अज़दीन ओवैसी को कर रहे हैं। और अगर ये मोमेंटम इसी तरीके से बनता है और आगे चलकर ये वोट में तब्दील होता है, लोगों की जो पसंद है, तो फिर ममता बनर्जी के लिए ये काफी ज्यादा मुश्किल की जो घड़ी है वो आ जाएगी। क्योंकि एकमुश्त जो वोट बैंक है मुस्लिम समुदाय का, वो ममता बनर्जी की तरफ हमेशा से जाता रहा है। लेकिन अगर वो सिंध लगा लेते हैं अज़दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर, तो फिर ये ममता बनर्जी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सारे सवाल जो हैं वो भी हुमायूं कबीर और अज़दीन ओवैसी ने उठाए थे। ममता बनर्जी को लेकर सवाल, बीजेपी की बी टीम को लेकर सवाल, और ये भी कहा गया था इस पूरे मामले में कि क्या किसी तरीके से ममता बनर्जी जो है वो सिर्फ मुस्लिम समुदाय का जो है वो इस्तेमाल करती हैं और जो फायदा है वो मुस्लिम तबके को नहीं मिलता है। बात वक्फ की भी हुई थी, बात कई सारे मुद्दों की हुई थी माइनॉरिटी से रिलेटेड, और ये भी कहा गया था कि मुस्लिम समुदाय को सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में अगर जो 10 से 15% का जो वोट परसेंट है, अगर ये छिटकता है और इस अलायंस के साथ जाता है या फिर इस समीकरण के साथ जाता है, तो ऐसे में इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो फायदा भाजपा को भी हो सकता है। ऐसे में लगातार जो भाजपा है, जो उनके स्टेट प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी जो अज़दीन ओवैसी हैं, जब वो लैंड किए थे और उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसका स्वागत एक तरीके से हम कहें तो किया। तो उन्होंने कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और जो बंगाल आना चाहे वो आ सकता है। हालांकि टीएमसी की तरफ से लगातार ओवैसी और हुमायूं कबीर के खिलाफ में जो बयानबाजी है वो की जा रही है। यहां तक कि ओवैसी जो है उनको कह दिया गया था कि वो एक कलेक्शन एजेंट है और वो बीजेपी से सिर्फ पैसे ले रहे हैं, और पिछले चुनाव में भी लिया था, इस चुनाव में भी ले रहे हैं और उसके बाद वो चले जाएंगे। ये सच्चाई है कि पिछले चुनाव में अज़दीन ओवैसी की जो पार्टी है उसने चुनाव लड़ा था, लेकिन जो प्रदर्शन है वो बेहद खराब रहा था। इसमें सबसे बड़ा कारण ये था कि उनका जो लोकल लीडरशिप है या फिर जमीनी स्तर पर जो कैडर है वो उतना मजबूत नहीं था, और यही कारण है कि उनको उतनी सफलता नहीं मिल पाई थी। लेकिन बिहार में जिस तरीके से सीमांचल के इलाके में उन्होंने सफलता हासिल की, ऐसे में ये उम्मीद और ये कयास लगाया जा रहा है कि बंगाल में भी वही खेल हो सकता है। और अज़दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो 10 सीटों पर अगर चुनाव लड़ती है तो वो टारगेट कर रहे हैं कि यहाँ भी कम से कम 4 से 5 सीटों के ऊपर जो जीत है वो हासिल करे। आज एक बात और बड़ी जो हुमायूं कबीर और अज़दीन ओवैसी ने कही, वो सीएम को लेकर कही। वो ये कहा कि वो अब सीएम बनाएंगे। डिप्टी सीएम को लेकर लगातार हुमायूं कबीर कह रहे थे कि डिप्टी सीएम हमारा होगा, किंग मेकर हम होंगे, हमारे बिना कोई सरकार नहीं बनेगी। लेकिन आज अज़दीन ओवैसी ने साफ किया कि हम डिप्टी सीएम के नहीं बल्कि सीएम की लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे में अगर ये वोट बैंक छिटकता है, अगर ये वोट परसेंट छिटकता है, तो ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। और अगर ये सियासी समीकरण सक्सेसफुल होता है तो ये कहा जा रहा है कि एक नए अलायंस की तरफ भी जो पूरे देश में हुमायूं कबीर और जो अज़दीन ओवैसी हैं वो बाकी पार्टियों के साथ भी कर सकते हैं। बंगाल एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर लिया जा रहा है, लेकिन अगर बंगाल में ये सियासी समीकरण काम करता है तो दूसरे जो स्टेट के जो इस तरीके से छोटी पार्टियां हैं उनके साथ अलायंस करके जो आगे है वो अज़दीन ओवैसी बढ़ सकते हैं। ऐसे में ये जो पूरा समीकरण बना है, इस समीकरण के
कितना इम्पैक्ट होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये सच्चाई है कि अगर ये समीकरण अच्छे से काम करता है या जो मोमेंटम अभी बना हुआ है, अगर ये मोमेंटम इसी तरीके से आगे चलता है तो बिल्कुल जो वोट में सिंध हमारी है वो होगी। टीएमसी का ये मानना है कि ये वोट को काटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि हुमायूं कबीर एक बार इंडिपेंडेंट लड़ चुके हैं, एक बार टीएमसी की टिकट पर लड़ चुके हैं और इससे पहले भी उनको 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था जब वो पार्टी के खिलाफ एक्टिविटीज में शामिल थे, जब उनको रेजीनगर से टिकट दिया गया था और रेजीनगर से जीते भी थे। उस समय भरतपुर उनको बुलाया गया था और पिछले चुनाव में भरतपुर में जो है उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी जो सीट है उसको बदला है और अब वो कॉन्टेस्ट करेंगे रेजीनगर और नौदा से 2 सीटों पे। 1 तारीख को यानी कि 1 अप्रैल को हुमायूं कबीर एक बड़ी रैली करने वाले हैं जिसमें कि उस दिन ओवैसी शामिल होंगे। उस रैली के साथ ही पश्चिम बंगाल की राजनीति में ये जो तीसरा जो पूरा समीकरण तैयार हुआ है बीजेपी और टीएमसी के इतर, इस समीकरण को वहां पर अमली जामा पहनाया जाएगा। कार्यकर्ता, नेता और जो कैंडिडेट्स हैं वो वहां मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में एक बड़ी रैली में जो घोषणाएं हैं वो पार्टी को लेकर, पार्टी के एजेंडे को लेकर की जाएंगी। और ये कहा जा रहा है कि 20 रैलियां अज़दीन ओवैसी जो हैं वो हुमायूं के साथ करते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में थर्ड फ्रंट कितना सक्सेसफुल होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अगर ये इस तरीके से मोमेंटम को मेंटेन कर पाता है तो आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी को बहुत ज्यादा डेंट लग सकता है। लेट्स रिकॉर्ड में आज बस इतना ही। कल अगले मुद्दे के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।